गांव के छोर पर, जहां धूल भरी हवाएं साए साए करती थी, एक कच्ची झोपड़ी थी। उसमें अंकिता अपने पति विक्रम और अपने बूढ़े दादाजी के साथ रहती थी। उनका जीवन संघर्ष से भरा था। विक्रम दिहाड़ी मजदूरी करता था, पर काम हमेशा नहीं मिलता था। घर का चूल्हा अक्सर मुश्किल से जलता था। इसी गरीबी के बीच अंकिता के पास एक हुनर था जो उसके दादाजी ने उसे सिखाया था। मिट्टी के दीवारों पर और कैनवस पर चित्रकारी का हुनर। अंकिता के दादाजी, जो खुद एक महान चित्रकार रह चुके थे, ने बुढ़ापे में अपनी कला की सारी विरासत अपनी पोती को सौंपती थी। उनकी आंखें अब कमजोर हो चुकी थी, पर उनकी बातों में कला का ज्ञान और जीवन का अनुभव झलकते थे। अंकिता, रंग केवल रंग नहीं होते, इनमें भावनाएं होती हैं। इन्हें ऐसे मिलाओ जैसे ये तुम्हारे दिल का हिस्सा हो। दादाजी अक्सर कहते थे। अंकिता ने उनके हर शब्द को अपने दिल में बसा लिया था। वो अपनी कला में इतनी खो जाती थी कि उसे भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता था। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स में एक ऐसी चमक थी जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। गांव के लोग भी उसकी कला की बहुत तारीफ करते थे, पर कोई उसकी पेंटिंग खरीदने वाला नहीं था। एक दिन जब विक्रम काम से लौट रहा था तो उसके हाथ खाली थे। उसने उदास मन से अंकिता से कहा, अंकिता, आज भी कोई काम नहीं मिला, अब क्या होगा? अंकिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। उसने कहा, क्यों ना हम अपनी कला को ही अपना सहारा बनाएं? गांव में तो कोई हमारी पेंटिंग्स नहीं खरीदेगा, पर मैंने सुना है कि शहर में कला को बहुत सम्मान दिया जाता है। विक्रम को अंकिता के इस विचार से थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन उसके मन में डर भी था। लेकिन अंकिता, हमें शहर में कौन जानता है, और हमारे पास शहर जाने के पैसे भी कहाँ हैं? तभी दादाजी ने कहा, विक्रम बेटा, जहाँ चाह वहाँ राह। अंकिता सही कह रही है। अगर हमें अपनी तकदीर बदलनी है तो हमें कुछ अलग करना होगा। अगले दिन अंकिता ने कुछ पुराने कपड़े और लकड़ी के टुकड़े जुटाए और उनसे एक कैनवस बनाया। उसने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बनानी शुरू की। उसने उसमें अपने सपने, अपने उम्मीदें और अपने परिवार की खुशियों को रंग दिया। पेंटिंग पूरी होने पर वो इतनी सुंदर लग रही थी कि खुद विक्रम भी दंग रह गया। ये तो बहुत सुंदर है अंकिता, ये पेंटिंग जरूर बिकेगी। अंकिता ने कहा, हाँ, पर इसे गांव में नहीं, शहर में ही बेचना होगा। विक्रम और दादाजी ने मिलकर फैसला किया कि वो एक बार शहर जाकर कोशिश करेंगे। ये उनके लिए एक बड़ा कदम था। गांव में अंकिता के अलावा एक और चित्रकार थी जिसका नाम था माया। माया बहुत अच्छी चित्रकार थी, पर उसकी कला में अंकिता जैसी सादगी और दिल की गहराई नहीं थी। माया हमेशा से चाहती थी कि गांव में सबसे अच्छा काम उसी का हो। उसने जब सुना कि अंकिता और उसका परिवार शहर में पेंटिंग बेचने जाने वाले हैं, तो उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। उसे लगा कि अगर अंकिता सफल हो गए तो गांव में लोग उसे भूल जाएंगे। एक गरीब मजदूर की बीवी और एक बुढ़े की पोती जो भी काम करने की कोशिश करती है सफल हो जाती है। मुझे इसे रोकना होगा। माया ने मन ही मन सोचा। माया बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि अगर वो अंकिता को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगी तो लोग उस पर शक करेंगे। उसने दूसरा रास्ता ढूंढा। अंकिता और विक्रम ने शहर जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने पेंटिंग को सावधानी से लपेटा और कुछ पैसे जमा करके शहर की बस का टिकट खरीदा। उस रात जब सब सो रहे थे, माया चुपके से उनकी झोंपड़ी के पास आई। उसने देखा कि अंकिता ने एक छोटा सा बक्सा जिसमें उसके रंग और ब्रश थे, बाहर ही रख दिया था। माया ने उस बक्से को खोला। उसने अपने बैग में से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें एक खास तरह का केमिकल था। ये केमिकल रंगों की चमक को धीरे धीरे कम कर देता था और उन्हें काला बना देता था। माया ने उस केमिकल की कुछ बूंदें अंकिता के कुछ जरूरी रंगों में मिला दी। उसने बक्से को बंद कर दिया और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सुबह अंकिता और विक्रम शहर पहुंचे। उन्होंने एक कला प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग दिखाई। प्रदर्शनी के आयोजक, एक प्रसिद्ध कलाकार मोहन, ने जब अंकिता की पेंटिंग देखी तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अंकिता की कला की बहुत तारीफ की और उसे तुरंत एक बड़ा काम दिया। शहर के सबसे अमीर व्यापारी की कोठी की दीवारों पर एक विशाल और सुंदर भित्ति चित्र यानी म्यूरल बनाने का। ये काम अंकिता के लिए एक सपने जैसा था। अंकिता और विक्रम बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनकी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। अंकिता ने तुरंत काम शुरू कर दिया।
उसने सबसे पहले दीवारों पर सफेद रंग की एक परत चढ़ाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो रंग भरने लगी उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसके बनाए हुए रंग जो कल तक इतने चमकदार थे अब थोड़े फीके लग रहे थे। शायद यहाँ की रोशनी का कमाल है। उसने सोचा। उसने अपने काम पर और ध्यान दिया। वो दिन रात काम करती रही और विक्रम भी उसकी मदद करता था। वो दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे। एक हफ्ते बाद जब अंकिता ने अपने काम को दूर से देखा तो उसे अपने काम पर यकीन नहीं हुआ। पेंटिंग के कुछ हिस्से जो उसने गहरे लाल और चमकीले पीले रंग से बनाए थे अब काले और भूरे हो रहे थे। विक्रम, देखो ये क्या हो रहा है? अंकिता ने घबराकर कहा। विक्रम ने ध्यान से देखा। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो इतनी अच्छी कलाकार हो। अंकिता का दिल बैठ गया। उसे लगा कि ये उसी की गलती है। उसकी कला अब खराब हो रही है। व्यापारी ने भी ये देखा और वो नाराज हो गया। ये क्या है अंकिता, तुम तो बहुत बड़ी कलाकार हो, पर ये तो बहुत खराब काम है। उसने कहा। अंकिता के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। उसने दिन रात मेहनत की थी, पर सब बेकार हो रहा था। अंकिता और विक्रम उदास मन से गांव लौट आए। अंकिता ने अपने दादाजी को सब कुछ बताया। उसने रोते हुए कहा, दादाजी, मेरी कला में कोई कमी रह गई थी। मैं अब कभी पेंटिंग नहीं करूंगी। दादाजी ने अंकिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उनकी कमजोर आंखों ने भी रंगों में कुछ अजीब सा फर्क महसूस किया। उन्होंने पेंटिंग को सूंघा। ये रंग असली नहीं है अंकिता, इनमें कुछ मिलावट है। किसी ने तुम्हारे रंगों को खराब किया है। दादाजी की बात सुनकर विक्रम और अंकिता हैरान रह गए। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? विक्रम ने पूछा। अंकिता के मन में अचानक माया का चेहरा घूम गया। उसे याद आया कि जब वो शहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो माया ने उनसे कई बार पूछा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये वही है, मुझे यकीन है कि ये माया का ही काम है, अंकिता ने कहा। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। वो माया के घर जाकर उससे लड़ नहीं सकते थे। दादाजी ने कहा, हमें उसे सबूत के साथ पकड़ना होगा और इसके लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। दादाजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अंकिता और विक्रम से कहा कि वो गांव में ये खबर फैला दें कि उन्हें शहर में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसमें एक खास तरह के केमिकल की जरूरत है। ये केमिकल पेंटिंग्स को रात में चमकने में मदद करता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये केमिकल एक छोटी सी शीशी में छुपा कर रखा है। अगले दिन अंकिता और विक्रम जोर जोर से बातें करते हुए गांव में घूम रहे थे। उन्होंने कहा, हम बहुत खुश हैं। हमें एक ऐसा केमिकल मिला है जो हमारी पेंटिंग्स को चमका देगा। इसे हमने घर में एक खास जगह पर छुपा कर रखा है। माया ने ये सब सुन लिया। उसके मन में फिर से लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये केमिकल मुझे मिल जाए तो मैं अंकिता से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ये मेरा मौका है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, माया चुपके से अंकिता की झोंपड़ी में घुसी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो कमरे में आई और चारों तरफ उस छिपी हुई शीशी को ढूंढने लगी। अचानक उसे एक छोटी सी शीशी दिखाई दी जो एक मिट्टी के बर्तन के नीचे छुपाई हुई थी। उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने शीशी उठाई, एक रस्सी खिंची और ऊपर से एक भारी बोरा नीचे गिर पड़ा। बोरे में मिट्टी भरी थी जो जमीन पर बिखर गए। माया डर गई। तभी कमरे में रोशनी जली और अंकिता, विक्रम और दादाजी सामने आ गए। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो माया दीदी? अंकिता ने पूछा। माया के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर और शर्म थी। वो रोने लगी और जमीन पर बैठ गए। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे केमिकल को चुराने आई थी। मैं तुम्हारी सफलता से जलने लगी थी। तब विक्रम ने उससे पूछा, क्या तुमने ही हमारे रंगों को खराब किया था? माया ने सिर झुकाकर हाँ कहा। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी तो लोग मुझे ही देखेंगे, पर मैंने अपनी ही कला को खो दिया है। अंकिता ने माया की तरफ देखा। उसे उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया आई। उसने माया को उठाया और गले लगा लिया। तुमने जो किया वो बहुत बुरा था, लेकिन इंसान से गलती होती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना रास्ता बदल लिया और अंकिता के साथ मिलकर काम करने लगी। अंकिता ने अपनी कला, विक्रम ने अपनी मेहनत और माया ने अपनी समझदारी से अपनी कला को एक नया रूप दिया। उन्होंने ऐसे चित्रकारी और कलाकृतियां बनाई जो पूरे देश में मशहूर हो गईं।
अब उनके लिए कला सिर्फ कला नहीं थी, वो उनके सपने थे, उनकी उम्मीदें थीं और एक नई दोस्ती की शुरुआत थी।